नमस्कार। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। चुनाव के इस माहौल में आपकी अदालत में हम पेश करेंगे राजनीति की दुनिया के चमकते सितारों को, ऐसे हेवीवेट्स को जिनसे जनता सवाल पूछना चाहती है, जनता जिनके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। फिर वोट किसे देना है, कुर्सी पर किसे बिठाना है, ये फैसला आपका यानी जनता का। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। आपकी अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि इनका जीवन कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। अटल जी, आपका नाम में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, अटल और बिहारी। जो अटल है वो बिहारी कैसे हो सकता है? मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं। जहां अटल होने की आवश्यकता है वहां अटल हूं, और जहां बिहारी होने की जरूरत है वहां बिहारी भी हूं। मुझे दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई देता। अटल जी, ये सच नहीं कि जब शुरू किया था आपने पॉलिटिकल करियर तो आप कम्युनिस्ट भी थे और आर्य समाजी दोनों एक साथ थे? मैं उसे पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत नहीं मानता। एक बालक के नाते मैं आर्य कुमार सभा का सदस्य बना। उसके बाद मैं आरएसएस के संबंध में आया। कम्युनिज्म को मैंने एक विचारधारा के रूप में पढ़ा। मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन छात्र आंदोलन में मेरी पहले से रुचि थी, और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो छात्रों को संगठित करके आगे बढ़ती थी। मैं उनके संपर्क में आया और मैंने कॉलेज की छात्र राजनीति में भाग लिया। एक साथ सत्यार्थ प्रकाश और कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल पढ़ा जा सकता है, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। अटल जी, जो लोग शुरू में जनसंघ में आपके साथ थे वो कभी कभी ये आरोप लगाते हैं कि जब आप जनसंघ में थे तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडमायरर बन गए थे। हालांकि जनसंघ की जो पूरी संस्था थी वो नेहरू की नीतियों का विरोध करने के लिए बनी थी, और आप वहां लोगों को कहते थे कि नेहरू का विरोध मत करो। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने स्वयं जहां नेहरू जी का विरोध आवश्यक था वहां विरोध किया, और जहां उनकी प्रशंसा जरूरी थी या वो प्रशंसा के अधिकारी थे वहां उनकी प्रशंसा की। मैंने नेहरू जी के मुंह पर पार्लियामेंट में उनको कहा कि आपके व्यक्तित्व में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। कभी आप चर्चिल की तरह से दृढ़ हो जाते हैं, मगर चैम्बरलेन की तरह से घुटने भी टेक देते हैं। नेहरू जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आपकी पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अटल जी जब नौजवान थे तो इतने प्रभावित हो गए थे, आसक्त हो गए थे, और वो प्रस्ताव लेकर आए थे पार्टी में कि पंडित नेहरू की कोई आलोचना न करे। ये गलत बात है। मधोक जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे। इस समय वो पार्टी में नहीं है। कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अटल जी, ये सच नहीं कि जब पूरी पार्टी श्रीमती गांधी का विरोध कर रही थी 1971 में, जब भारतीय जनसंघ की प्रमुख भूमिका एक विरोधी दल की थी, उस समय आपने श्रीमती गांधी को दुर्गा कह करके पूरी पार्टी को चकित कर दिया था? मैंने श्रीमती गांधी को दुर्गा कभी नहीं कहा। बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा जी की भूमिका की मैंने सराहना की थी, और वो भूमिका सचमुच में सराहना के लायक थी।
लेकिन मैंने लोकसभा में दुर्गा के रूप में उन्हें वर्णित नहीं किया। मैं दुर्गा का उपासक हूं, मैं दुर्गा के विविध रूपों को जानता हूं। दुर्गा दैत्यों का दमन करती है, अपनों को जेल में नहीं भेजती, अपनों का शोषण नहीं करती। ये गलत है। मैंने दुर्गा के रूप में इंदिरा जी को कभी चित्रित नहीं किया। और ये भी गलत है कि 1969 में आपने सोशलिज्म का विरोध किया था और 1979 में जब भारतीय जनता पार्टी बनाई तो आपने गांधीयन सोशलिज्म का नारा दे दिया। हम लोग मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करते रहे हैं। हम उसे एक अपूर्ण विचारधारा मानते हैं। अटल जी, जो 1969 में आपने भाषण दिया था उसकी एक कॉपी है मेरे पास में। इसमें आपने समाजवाद के बारे में कहा था। 16th एनुअल सेशन ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1969, द जनसंघ डज नॉट सब्सक्राइब टू सोशलिज्म बिकॉज वी रिगार्ड दिस एन इनकम्प्लीट एंड लॉपसाइडेड फिलोसफी ग्राउंडेड ऑन मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज। जब गांधीयन सोशलिज्म का नारा दिया 1979 में, जब आपने भारतीय जनता पार्टी बनाई, तो उस समय ये मूल्य बदल गए थे, ये परिभाषाएं बदल गई थी? जी नहीं, मूल्य नहीं बदले। लेकिन जब संविधान में संशोधन कर दिया गया, उसकी प्रस्तावना में यह अनिवार्य कर दिया गया कि हर राजनीतिक दल को लोकतंत्र के साथ साथ समाजवाद और सेक्युलरवाद दोनों का अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में उल्लेख करना पड़ेगा। तो सब राजनीतिक दलों ने समाजवाद का समावेश किया। हमने भी उसी दृष्टि से समाजवाद का समावेश किया था। अभी भी समाजवाद में जो समानता का तत्व है, हम उसके समर्थक हैं, हम उसके हिमायती हैं, यद्यपि उसके वाद के पहलू से हमारा मतभेद है। हम समाजवाद को अपूर्ण विचारधारा मानते थे प्रारंभ से। वही बात मैंने 69 में कही। लेकिन उसकी अपूर्णता कुछ मात्रा में कम होती थी जब गांधी जी प्रणीत समाजवाद को स्वीकार किया जाता था। गांधी जी केंद्रीकरण के खिलाफ थे। गांधी जी मानवीय मूल्यों के सबसे बड़े समर्थक थे। समाजवाद के साथ जब गांधी जी को जोड़ दिया गया तो समाजवाद ग्राह्य हो गया। और जैसा मैंने कहा कि संविधान में जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत हमें उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो गया और हमने स्वीकार किया। हमें उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और बॉम्बे क्लब, किसका स्वदेशी आप अपनाएंगे? स्वदेशी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विदेशों से सहायता नहीं लेंगे। हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तो अवश्य हम इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन देश का ये आत्मविश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए कि अगर विदेशों से हमें सहायता न भी मिली तो भी हम अपने बल पर, अपने परिश्रम से, अपने साधनों के आधार पर इस देश के महान भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अटल जी, जनता के मन में अभी तक ये साफ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब स्वदेशी का नारा देती है तो क्या वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का विरोध कर रही है? क्या विदेशों से जो पूंजी हिंदुस्तान में आ रही है उसका विरोध कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उनको बदल दिया जाएगा? वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों में हम अवश्य परिवर्तन करेंगे। हम आर्थिक सुधारों के हामी हैं। जनसंघ के जमाने से हम कोटा परमिट राज के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक विकासशील देश में राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जहां तक विदेशी पूंजी का सवाल है, विदेशी पूंजी देश में आती रही है, विदेशी पूंजी भविष्य में भी आएगी, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखकर आएगी। अटल जी, हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनको रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर हो जाएगा, एक तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसको आधे रास्ते में नहीं रोका जा सकता। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचार से सहमत नहीं हूं। सरकार बदलेगी तो नीतियों में अवश्य परिवर्तन होगा। यह ठीक है कि जो अच्छी नीतियां हैं उनको जारी रखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेवाएं नई सरकार को उपलब्ध हो, हम तो ये पसंद करेंगे। वो तो सरकारों के साथ अपनी सेवाएं देते रहे।
आप ये कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह होंगे? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेवाएं कोई भी सरकार, पहली सरकारें भी लेती रही और अगर आवश्यकता पड़ी तो नई सरकार भी ले सकती है, केवल सलाह। उन्हें वित्त मंत्री बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अटल जी, एक बहुत बड़ा विरोधाभास आपके चरित्र में दिखता है कि एक तरफ तो कवि होकर के आप कविता लिखते हैं, भाव की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राजनीति के कठोर रास्ते पर चलते हैं। मैं इसे अंतर विरोध नहीं मानता। बचपन से मैंने कविता लिखना आरंभ किया। मैं पत्रकार बनना चाहता था। मैंने पत्रों का संपादन भी किया, लेकिन जब श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में नजरबंदी की अवस्था में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया तो उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कूदने का फैसला कर लिया। राजनीति के रेगिस्तान में मेरी कविता की धारा सूख गई है। कभी कभी मैं फिर से कविता लिखने की कोशिश करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा कवि मेरा साथ छोड़ गया है और मैं कोरा राजनीतिक नेता बनकर रह गया हूं। कभी कभी आपका मन नहीं करता कि उस कवि को वापस बुला करके इस राजनीति के रेगिस्तान को छोड़ करके चले जाएं? मैं इस दुनिया में लौटना चाहता हूं, लेकिन स्थिति वही है कि व्यक्ति कंबल छोड़ना चाहता है मगर कंबल नहीं छोड़ता है। इस समय तो राजनीति को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति मेरे मन का पहला विषय नहीं है। राजनीति में जो कुछ हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा, कभी कभी बड़ी पीड़ा पैदा होती है, विस्तृष्णा पैदा होती है, लेकिन इस समय छोड़कर जाना पलायन माना जाएगा और मैं पलायन का दोषी नहीं बनना चाहता। कर्तव्य की पुकार है तो मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। आपकी अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी पर इल्जाम है कि ये पार्टी से ज्यादा पर्सनल इमेज पर ध्यान देते हैं। अटल जी, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अटल जी अपनी छवि को बेदाग रखते हैं और पार्टी पर कभी कभी आरोप लग जाए तो चुप्पी लगा लेते हैं। ये ठीक नहीं है। चुप्पी लगाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं चुप रहना नहीं चाहूं तो दुनिया चुप नहीं रहने देती। मैं पार्टी के पक्ष में बोलता हूं और मैं इसीलिए पार्टी में हूं क्योंकि मैं पार्टी के सिद्धांतों को, नीतियों को और कार्यक्रमों को ठीक समझता हूं। जब आप विदेश मंत्री बने, जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में केंद्र में, उस समय आपने बजाय भारतीय जनसंघ की नीतियां फॉलो करने के, बजाय गुरु गोलवलकर और सावरकर के सिद्धांतों पर चलने के, आपने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सिद्धांतों पर चलना ज्यादा बेहतर समझा। मैं जनता पार्टी का विदेश मंत्री बना था, जनसंघ का नहीं। अन्य दलों ने अपनी अपनी बहुत सी बातें छोड़ी, हमने भी कुछ अपने दृष्टिकोण ताक पर रख दिए और जो साझा कार्यक्रम तय हुआ था उस पर अमल किया। विदेश नीति का जहां तक सवाल है, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति पर देश में पहले से आम सहमति रही है। मैंने एक बार नेहरू जी के सामने लोकसभा में कहा था कि अगर नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री न होते और स्वतंत्रता के बाद हमें विदेश नीति का निर्धारण करना होता तो हम गुटनिरपेक्षता की नीति का ही निर्धारण करते। आपको ये नहीं लगता कि जो भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे जिन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनको इस बात से तकलीफ हुई होगी कि जिस सोवियत यूनियन और जिस पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ करके जनसंघ के नेता बोलते थे, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपने विदेश मंत्री के तौर पर? साम्यवाद से वैचारिक स्तर पर मतभेद होते हुए भी हम सोवियत संघ के साथ मित्रता बनाए रखने के पक्ष में थे। जब उस समय की सरकार ने सोवियत संघ से हथियार लेने का फैसला किया तो जनसंघ ने उसका स्वागत किया था। और अगर अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई
तो आप विदेश नीति में परिवर्तन करेंगे या नेहरू की पंचशील की नीति को फॉलो करेंगे? नेहरू जी की पंचशील की नीति विश्व में जिस संदर्भ में विकसित की गई थी वो संदर्भ बदल चुका है। शीत युद्ध समाप्त हो गया है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब तो दुनिया के गरीब देशों को, विकासशील देशों को एक साथ आकर और समृद्ध देशों पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि समृद्धि केवल उन्हीं देशों तक सीमित न रहे, वो विश्वव्यापी समृद्धि हो और उसमें गरीब देशों का भला हो। भारत को ऐसे विकासशील देशों का नेतृत्व करना है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी आपके कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आप जिनेवा जाएं और जिस कश्मीर नीति का आप यहां विरोध करते हैं उस पर आप भारत सरकार का, नरसिम्हा राव का समर्थन करें, ये कुछ अटपटा नहीं लगता है? नहीं अटपटा है, न चटपटा है। जिनेवा में नरसिम्हा राव जी का समर्थन करने का सवाल नहीं था। मानवाधिकारों के प्रश्न पर भारत के पक्ष को प्रबलता के साथ रखने का प्रश्न था। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत थी। जब नरसिम्हा राव ने मुझे निमंत्रण दिया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए, मैंने पार्टी से परामर्श किया और मैं तैयार हो गया। जिनेवा में मुझे देखते ही पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये मुसीबत कहां से आ गई। बेगम बेनजीर ने टेलीविजन पर कहा कि एक भारत है जिसका विरोधी दल का नेता अपने देश का समर्थन करने के लिए जिनेवा तक जाता है, और एक पाकिस्तान का विरोधी दल का नेता है जो जिनेवा जाने के बजाय घर में बैठकर मेरी आलोचना करना ही अपना सबसे बड़ा काम समझता है। भारत और पाकिस्तान का अंतर स्पष्ट हो गया। हमने पाकिस्तान को खरी खरी बातें सुनाई और पाकिस्तान उस समय जिनेवा के उस सम्मेलन में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं करा सका। अगर फिर कभी आवश्यकता पड़ी तो हम सारे मतभेद भूलकर और देश पर आने वाले संकट का सामना करने के लिए इकट्ठा होंगे, और हमारे किसी पड़ोसी को इस बारे में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हमारे मतभेद घर के मतभेद हैं, बाहर वालों के लिए हम 105 नहीं, हम 105 हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय नरसिम्हा राव ने आपकी अपनी दोस्ती का, आपके उनसे जो व्यक्तिगत संबंध है उसका फायदा उठाया अपनी इमेज बूस्ट करने के लिए। मैं ऐसा नहीं मानता। इमेज तो मेरी बूस्ट हुई मगर मैं इसके लिए नहीं गया था। सवाल था पाकिस्तान को प्रभावी उत्तर देने का, मुस्लिम देशों से खरी खरी बातें कहने का, और मैंने इस कर्तव्य का पालन किया। आज मुस्लिम देशों के रवैये में एक परिवर्तन हो चुका है। लेकिन जो कश्मीर की नीति है भारत सरकार की, उसका यहाँ भारत की धरती पर आप जमकर विरोध करते हैं। जी हाँ, वो विरोध करने लायक नीति है, इसलिए हम विरोध करते हैं। 6 साल हो गए कश्मीर में उपद्रव चल रहा है। 4 विदेशी अपहृत कर लिए गए, सरकार उन्हें छुड़ाने में असमर्थ है। आतंकवाद को कठोरता से दबाया जाना चाहिए और कश्मीर की जनता के दिल को जीतने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। कश्मीर के लोग भारत से अलग होना नहीं चाहते। 1977 में कश्मीर में चुनाव हुए थे, दिल्ली में जनता सरकार थी, स्वतंत्र चुनाव हुए थे, निष्पक्ष चुनाव हुए थे। किसी ने कश्मीर में भारत से अलग होने की आवाज नहीं उठाई। बाद में नई दिल्ली की गलत नीतियों ने कश्मीर के लोगों को हमसे दूर कर दिया। अगर सख्ती का इस्तेमाल किया गया तो उसे दमन का नाम दिया जाएगा। दुनिया का कोई देश अपने देश को तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। देश के विभाजन को रोकने के लिए देश क्रय युद्ध तक चले जाते हैं। हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। अभी सेना भेज दी जाती है मगर उसको कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाते। पहाड़ी पर खड़ी सेना चरारे शरीफ को दूर से देखती रहती है मगर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चरारे शरीफ भी जल गया और मस्तगुल भी पाकिस्तान भाग गया। इस नीति को बदलना पड़ेगा। अटल जी, आपकी और नरसिम्हा राव जी की गहरी दोस्ती है। वर्तमान चुनाव में अगर किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं आया
तो क्या आप दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे? दोस्ती आप जितनी गहरी समझते हैं उतनी गहरी नहीं है। राजनीति में विरोधी शत्रु नहीं होते, राजनीति में विरोधी भी मित्र हो सकते हैं। जहां तक बहुमत का सवाल है, हमें पूरा विश्वास है कि भारत की जनता हमें बहुमत देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमें किसी का सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके समर्थक हैं, वो बार ये कहते हैं कि अगर अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरसिम्हा राव को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मैंने तो उल्टा सुना है कि वो अगर प्रधानमंत्री बने तो वो मुझे राष्ट्रपति बना देंगे। अगर हमारे बहुमत में कोई कमी रहती है तो हम कुछ क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर सरकार बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन का तो प्रश्न पैदा नहीं होता। लेकिन नरसिम्हा राव आपको राजनीति में अपना गुरु मानते हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने किसी साहित्यिक समारोह में ये बात कही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आजकल गुरु से काम नहीं चलता, गुरु घंटाल की जरूरत होती है और गुरु घंटाल में मैं बन सकता हूँ और ना आप बन सकते हैं। अटल जी, कभी कभी दबी जबान से ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में सुप्रीमेसी के लिए आप में और अडवाणी जी में संघर्ष था और उन पर आरोप लगा करके एक तरह से आपके मित्र ने अपने गुरु की मदद की है। इस मामले में चेले ने गुरु की कोई मदद नहीं की है। चेला तो खुद मुसीबत में फंस गया है। पार्लियामेंट में नरसिम्हा राव जी के ऊपर मैंने स्पष्ट आरोप लगाया कि आप अडवाणी जी को चार्जशीट कर रहे हैं, आप अडवाणी जी पर धन लेने का आरोप लगा रहे हैं, मगर जैन के बयान में जो उसने सीबीआई की टीम को दिया, प्रधानमंत्री के ऊपर भी 3.5 करोड़ रुपया लेने का आरोप लगाया गया है। क्या उस आरोप की जांच हो रही है? अन्य दलों के नेताओं ने भी लोकसभा में ये प्रश्न पूछा, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। अटल जी, इंप्रेशन तो ये क्रिएट हुआ कि आपने लिहाज किया नरसिम्हा राव का, आप इस मामले में सीधे सीधा आरोप नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पार्टी ऐसी कंपल्शन की हालत में थी तो आपको एक तरह से मजबूर किया गया उन पर आरोप लगाने के लिए। नहीं, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। जब तथ्य मेरे ध्यान में लाए गए, उससे पहले ये तथ्य मेरे ध्यान में नहीं था। जब मैंने बयान देखा, सीबीआई की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट डायरी के आधार पर बनी थी, तो मैंने उसको प्रचारित करना, प्रसारित करना अपना कर्तव्य समझा। आपने दूसरा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को पैसा देने का। जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आरोप लगाए थे, उन्होंने बाद में बयान जारी किया। उन्होंने अखबार वालों से कहा कि मुझे अटल जी ने इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए। मुझे किसी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। प्रेस सम्मेलन में उन्होंने अपनी इच्छा से बयान दिया, मैंने कोई दबाव नहीं डाला। मुझे दबाव डालने की क्या जरूरत? उनके बयान के बिना भी जो आरोप है उसके प्रमाण में समाचार पत्रों में बातें छपी हुई हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदस्यों को मतदान में कांग्रेस का साथ देने के बाद 40-40 लाख रुपए दिए गए, एक दिन दिए गए, एक ही बैंक में जमा किए गए और एक ही दस्तखत से किए गए। बाद में उन्होंने दबाव में अपना बयान बदल दिया, मुझे इसके लिए अफसोस है। पहला जो बयान दिया था हमें कैसे मानने अपनी मर्जी से दिया था, और दूसरा बयान उन्होंने दबाव में आकर दिया था। पहला बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, प्रेस वाले इसके साक्षी हैं। वो बयान उनके हाथ से लिखा हुआ था। जब उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिला, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर दबाव डालकर वो बयान दिलवाया गया था। वो लोकसभा के अध्यक्ष से मेरी शिकायत कर सकते थे, लेकिन तथ्य सामने है, बैंक में पैसा जमा है। अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि वो पैसा कहां से आया। जो हवाला कांड हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी पर भी सीधे आरोप लगाए गए। आडवाणी जी के जो विरुद्ध आरोप लगे हैं उनमें कोई आधार नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। आडवाणी जी मंत्री नहीं थे जो जैन का कोई भला कर सकते। मैं नहीं समझता कि नरसिम्हा राव जी हवाला कांड को उद्घाटित होने देना चाहते थे।
2 साल तक मामला उनके पास पड़ा रहा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जब देखा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचार उनके दोबारा प्रधानमंत्री के मार्ग में बनने के मार्ग में बाधक है, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब जिसकी बलि चढ़ाना है बलि चढ़ा देंगे, अपनों को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी शुद्ध छवि लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। और इसलिए उनकी पार्टी के सदस्यों को बिना फंसाए तो विरोधी दल के सदस्यों को भी नहीं फंसा सकते थे। आप समझते हैं कि इस पूरे हवाला कांड से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की छवि में सुधार हुआ है? कम से कम ये इमेज बनी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को तैयार है। ऐसा थोड़ा सा भाव लोगों के मन में पैदा हुआ था, लेकिन जब ये बात उद्घाटित हुई कि नरसिंह राव जी स्वयं जेल से 3.5 करोड़ रुपए ले चुके हैं, तो फिर ये सारा प्रभाव नष्ट हो गया। अब नरसिंह राव जी भी कटघरे में खड़े हैं, उन्होंने औरों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उसी कटघरे में स्वयं जाकर खड़े हो गए हैं और तो अपनी सफाई भी दे रहे हैं, उन्होंने तो मुंह बंद कर रखा है। तो ये मान लें कि इस पूरे कांड का अगर किसी को फायदा हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को। मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा फायदा हुआ है, कोई नगद फायदा तो हुआ नहीं है। नहीं, फायदा नुकसान का सवाल नहीं है। मैं हवाला की घटना को बहुत गंभीरता से लेता हूं। हमारे राष्ट्र जीवन में जो भ्रष्टाचार का नासूर धीरे धीरे पनप रहा था, वो फूट गया है। भ्रष्टाचार अपनी संपूर्ण भयावहता के साथ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। हम पहले से ये बात कहते रहे हैं कि कुछ राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट उद्योगपति, तीनों मिलकर देश को लूट रहे हैं, देश के साथ जाति कर रहे हैं।